बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करना है। इससे पहले आपने चैप्टर 4 की 2 एक्सरसाइजेज को सॉल्व किया है। क्या कर रहे हैं आप इस चैप्टर में? फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया, सेकंड में क्या किया, और आगे ऑनवर्ड इस चैप्टर में क्या आप कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस बात का मैंने कल बता दिया था इंट्रो में कि आपको हर क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी गई है जिसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं, और उसको उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। मतलब उसको उसकी 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटी फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि जो आम फ्रैक्शंस होती हैं 2/3, 5/7 वगैरह वगैरह, जो प्रॉपर भी होती हैं, इम्प्रॉपर भी होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं, तो आप उनको आम मेथड से, आम डिवीजन से उनकी पार्शियल फ्रैक्शन यानी 2 छोटे हिस्सों में या 2 से ज्यादा छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो रैशनल फ्रैक्शन होती है, यानी जिसमें न्यूमरेटर में भी कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है और उसके डिनोमिनेटर में भी कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो उस तरह आम मेथड से आप नहीं बना सकते। उसको अपनी पार्शियल फ्रैक्शन में आप आम मेथड से रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं। वो मेथड्स थोड़े डिफरेंट होते जा रहे होते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो रही होती हैं। कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है और उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर लीनियर है। कभी ऐसा होता है किसी फ्रैक्शन में कि वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर तो है लेकिन डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। फिर देखते हैं हम कि क्या डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं वो रिड्यूसिबल हैं, यानी उनको उसमें से हम 1, 2 या 2 से ज्यादा लीनियर फैक्टर बना सकते हैं ताकि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड जो है वो आसान हो जाए, उसमें सिंगल कांस्टेंट्स आए A, B, C वगैरह। अगर ऐसा हो सकता है तो हम उसको फैक्टराइजेशन करके लीनियर फैक्टर बना लेते हैं और उस पर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाते हैं। हर लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट के नीचे लिखते हैं, A के नीचे एक फैक्टर, B के नीचे दूसरा फैक्टर, C के नीचे एंड सो ऑन, जितने भी होंगे फैक्टर्स। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि जैसे 4.2 एक्सरसाइज में आया कि फ्रैक्शन प्रॉपर थी लेकिन उनके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स थे वो लीनियर तो थे लेकिन रिपीटिंग थे, लाइक x+1 होल स्क्वायर। अब फैक्टर लीनियर है लेकिन क्योंकि इसका होल स्क्वायर है मतलब ये रिपीटिंग है, यानी ये फैक्टर 2 दफा आएगा। अगर x+1 का क्यूब होता तो ये रिपीटिंग है, तो इसको फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन में 3 बार लिखेंगे, 3 कांस्टेंट्स का इस्तेमाल होगा। तो फिर हम देखते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तो नहीं है, तो अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है, भले ओवर डिनोमिनेटर में फैक्टर जैसे भी हों, हमें उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करके कन्वर्ट करना जरूरी होता है। फिर हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको एक ऐसी फ्रैक्शन दी गई थी जो कि पहले इम्प्रॉपर थी, हमने उसको प्रॉपर बनाया डिवाइड करके। फिर हमने उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स थे वो रिपीटिंग थे, एक फैक्टर का स्क्वायर था तो उसको 2 दफा लिखा था हमने। तो यहाँ पर आज 4.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जो फ्रैक्शंस दी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इसके जैसे ये पहला क्वेश्चन है 3x - 11 over x + 3 into x² + 1। अब यहाँ हम इसको पहले गौर करते हैं कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या कि इम्प्रॉपर है। आपका पहला चेक ही यही होता है कि आपने फ्रैक्शन को देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इसको जरा गौर से देखें। मैंने आपको मेथड बताया था
इससे पहले भी आप 4.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखना पड़ेगा कि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री क्या है। इसमें x की पावर हाईएस्ट 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, जबकि डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री का पता कैसे चलेगा, उसको आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे। आप जरा खुद देखें, अगर x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का क्यूब हो जाएगा। तो फिर डिनोमिनेटर में x की जो बड़ी पावर होगी वो 3 होगी, या फिर यूं कहेंगे कि डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 3 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में डिग्री जो है वो 3 बनेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस रिजल्टेंट फ्रैक्शन, दिस रैशनल फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, अब हमें देखना है पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाने के लिए दो शर्तें होती हैं। दूसरी शर्त ये थी हमारी 4.1 एक्सरसाइज में कि वो फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर होने चाहिए। हमने देखा डिनोमिनेटर में एक फैक्टर जो है x+3 वो लीनियर है, जबकि दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। फिर हमने ये देखना होता है कि ये जो फैक्टर क्वाड्रेटिक है क्या वो रिड्यूस हो सकता है, क्या वो रिड्यूसेबल है, क्या वो लीनियर बन सकता है। उस पर फैक्टराइजेशन का मेथड लगा के क्या हम उसमें से लीनियर फैक्टर बना सकते हैं? नो, इस पर आप कोई भी फैक्टराइजेशन का मेथड लगा के इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। दिस वन इज linear factor but this one is quadratic factor and also it is non reducible। इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, इस पे आप कोई चेंज नहीं ला सकते। तो फिर जब आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाएंगे, जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेट करेंगे, तो फिर लीनियर फैक्टर के लिए तो एक कांस्टेंट काफी है, पहले है ये तो a के नीचे आ जाएगा। लेकिन इसको आपने जब ओवर में लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन में, इसके लिए आपने एट ए टाइम दो कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करना है, b एंड c। a पहले इसके लिए यूज हो चुका होगा, तो नेक्स्ट जो पॉसिबल आने होते हैं b एंड c, इसके लिए आप दो कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम उसको आप लिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें एक फैक्टर लीनियर दिया हुआ है और साथ ही दूसरा फैक्टर नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है। तो लिहाजा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हुए आपने पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में थोड़ा चेंज लेके आना है, क्योंकि आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लीनियर नहीं बना सकते। सो हम लेट करेंगे यहां पे कि हम लिखेंगे यहां पे लेट कि ये जो हमारी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है 3x - 11 ओवर x+3 इंटू x²+1, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो पहली पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी a ओवर x+3, जबकि इसकी जो दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें ओवर में आना है x²+1 में, जो कि नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको जब आप एक लीनियर फैक्टर को ओवर में लिख रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट काफी होता है, जबकि नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप लिख रहे होते हैं, ये थोड़ा यूं समझ लीजिए आम जुबान में कि जरा भारी फैक्टर है। तो इसके लिए आपने दो कांस्टेंट इस्तेमाल करने हैं, bx+c, इसको यूं लिखा जाएगा bx+c, चूंकि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं तो ऊपर आपने वेरिएबल का इस्तेमाल किया है x, दो कांस्टेंट्स इस्तेमाल किए हैं b एंड c। तो ये दो इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट की हैं और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी भी दो। जब इसको हम सॉल्व कर लिएंगे तो हम देखेंगे कि दो ही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। अब आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर a का नाम दे देना है कि ये वो मेन इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है जिसमें हमें
इस रैशनल फ्रैक्शन जो कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी गई है हमें, इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है। और लेकिन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का सारा प्रोसेस होगा, सॉल्यूशन होगा, उसमें हम सिर्फ ए, बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और फिर उन तमाम वैल्यूज को, ए, बी और सी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में आके पुट करेंगे और इसकी फिर फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन हमें ऑब्टेन होगी। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपने इस पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अब एलसीएम देखा जाएगा इन नीचे वाले फैक्टर्स में से क्या हो रहा है। यहाँ पे x + 3 2 टाइम आया है, एलसीएम में 1 टाइम आएगा, और x² + 1 ये भी 2 टाइम आया हुआ है डिनोमिनेटर में पूरी इक्वेशन में, तो वो भी एक दफा आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, x + 3 × x² + 1। इस एलसीएम से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x + 3 × x² + 1 ऑन बोथ साइड्स। अनाउंस हो गया कि हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं पूरी इक्वेशन को। तो फिर इससे तीन फ्रैक्शंस हैं, तीनों मल्टीप्लाई होंगी। पहले x + 3 × x² + 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये पहली फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाली 3x - 11 ओवर x + 3 × x² + 1, फिर इक्वल, फिर इसी एलसीएम के साथ ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी x + 3 × x² + 1, मल्टीप्लाई होगा ये a ओवर x + 3 के साथ, और फिर प्लस लगा के इसी एलसीएम यानी x + 3 × x² + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी आखिरी फ्रैक्शन, और वो है bx + c ओवर x² + 1। ये बड़ी तसल्ली से आपने इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम लिया और उस एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को यानी हर फ्रैक्शन को, हर टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब आपने आराम से कैंसिलेशन करनी है। x + 3 इज कैंसल्ड बाय x + 3, x² + 1 इस x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x + 1 x + 3 x + 3 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे इस टर्म में x² + 1 x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने बड़े कूल एंड काम तरीके से जो बाकी रह गए इस फ्रैक्शन में सिर्फ 3x - 11 रह गए, आपने इसको लिख लेना है 3x - 11 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया, a रह गया और x² + 1 रह गया, a × x² + 1, फिर प्लस यहां पे आखिरी टर्म में क्या रह गया, यहां आपने जरा ध्यान से चलना है, ये तो कैंसिल हो गए, बाकी x + 3 और bx + c रह गए। तो आप पहले इसको लिखें या इसको लिखें, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि bx + c ये जो पूरा फैक्टर है इसको आपने ब्रैकेट में डालना है और फिर इसको x + 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने bx + c को ब्रैकेट में ना डाला तो इसका ये मतलब होगा कि c तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बट bx मल्टीप्लाई नहीं, हालांकि इस पूरे फैक्टर ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो सो b कॉन्शियस यहां पे आपने इसको ब्रैकेट में ही रखना है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बता दिया था कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ये कैंसिल करने के बाद जब आप बकिया कुछ लिखते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फिर आपने देखना होता है इक्वेशन नंबर 1 को, क्या देखना है कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में कौन कौन से आए हैं, कितनी बार आए हैं। तो ये x + 3 है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में ये लीनियर फैक्टर है, आपने इसको लेट कर लेना है या बाय जीरो मेथड, दोनों ही आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लेट कर लेंगे आप कि ये लीनियर फैक्टर x + 3 है। ये याद रहे कि आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन लेट की होंगी उनमें देखना है कौन सा लीनियर फैक्टर है। वैसे तो वो यहाँ पे x + 3 है
बस आपने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखे गए डिनोमिनेटर में लिनियर फैक्टर है उसको देखना होता है। इसको आपने आर्जी तौर पे 0 के इक्वल लेट कर लेना है और यहां से दिस इंप्लाइज दैट अगर x + 3 0 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट जो x है वो फिर 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो 0 - 3 हो जाएगा। 0 लिखेंगे नहीं तो हेंस जो x की वैल्यू आई है वो -3 आई है। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पुट कर देना है। x की वैल्यू जो -3 है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की जाएगी x की जगह पे। जरा ध्यान से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। क्या करेंगे हम, ये 3x की जगह हमने -3 पुट करना है, फिर a के बाद ये x है यहाँ -3 पुट करना है, उसके बाद यहाँ x है -3 पुट करना है, फिर यहाँ x है -3। थोड़ा ध्यान से चलना है। क्या करें हम, 3 into x की जगह -3 आएगा, फिर प्लस -11 इज इक्वल टू a। अब आपने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेनी है क्योंकि इसमें x की वैल्यू -3 जो है वो उसका स्क्वायर लिया जाएगा। उसके बाद फिर +1 है, +1 लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद प्लस g, फिर ब्रैकेट जो है वो फिर से स्क्वायर ले लेंगे, b, फिर x है तो इसकी जगह -3 प्लस c एज इट इज, और फिर ब्रैकेट में x की जगह -3 और +3। पूरी इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से लिखा, जहां जहां x था वहां हमने -3 पुट किया और जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज मुमकिन था हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आपने 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -9 हो जाएगा, -11 a। अब आप -3 का स्क्वायर +9 है, फिर +1 प्लस -3 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3b हो जाएगा, प्लस c, और इधर ब्रैकेट में -3 प्लस 3 से कैंसिल होके 0 हो जाएगा। -9 -11 इट्स -20 is equal to a as it is, 9 + 1 10, फिर प्लस -3b प्लस c जो है इसने 0 से मल्टीप्लाई होना है, अगले स्टेप में 0 कर देंगे इसको, -20 इज इक्वल टू ये 10a हो जाएगा। जब ये 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, ये सारा 0 हो जाएगा तो -20 इज इक्वल टू बाकी 10a रह जाएगा। अब a की वैल्यू के लिए आपने 10 को इधर 20 पे डिवाइड कर देना है, दिस विल बी -20 over 10 is equal to a। तो hence 10 1 the 10, 10 2 the 20, तो a की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। अब a की वैल्यू आपके पास हासिल हो गई। अब आपको बाकी दो वैल्यूज चाहिए b और c की, और इधर इक्वेशन नंबर a में फैक्टर भी लीनियर एक ही था और कोई नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक है, हम इसको 0 के बराबर लेट नहीं कर सकते। तो फिर जब लीनियर फैक्टर नहीं रहा तो फिर आपने बकिया वैल्यूज के लिए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना है। हम यहां लिखेंगे फॉर वैल्यूज ऑफ b and c solving इक्वेशन 2। प्रीवियस लेसन में भी मैंने आपको इक्वेशन 2 को सॉल्व करने का मेथड बताया था कि ये तो 3x - 11 ऐसे चलेगा, a को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, खोल देना है इसको,
इधर से इन दोनों फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3x माइनस 11 एज इट इज, जबकि इक्वल के बाद a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ये बनेगा ax का स्क्वायर प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करना है, a आ जाएगा, फिर प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले bx को x से मल्टीप्लाई करें, ये bx का स्क्वायर हो जाएगा, फिर bx को 3 से करेंगे तो ये 3bx हो जाएगा, bx को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद अब सीधे इन दोनों से मल्टीप्लाई होने हैं, प्लस cx, फिर सीधे 3 से मल्टीप्लाई होने तो प्लस 3c हो जाएगा। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो खोल दी है। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 3x माइनस 11 तो एज इट इज रहेगा, यहां से जो x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको आपने कंबाइन कर लेना है, अरेंज कर लेना है, ax स्क्वायर और bx स्क्वायर इनको इकट्ठा कर दिया। अब जिन टर्म्स में x इन्वॉल्व हो रहा है इनको इकट्ठा कर लेना है, वो एक टर्म 3bx है और एक टर्म cx है, ये दो x वाली टर्म थी। अब जो कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ कोई x या x स्क्वायर नहीं है उनको आपने कंबाइन कर लेना है, उनमें एक a है और दूसरा 3c है। लीजिए अब आपने क्या करना है, इन दो टर्म में से x स्क्वायर कॉमन ले लेना है, इन दो टर्म में से x को कॉमन ले लेना है और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये 3x माइनस 11 एज इट इज, इनमें से आपने x स्क्वायर कॉमन ले लेना है तो बाकी रह जाएगा जी a प्लस b, x स्क्वायर को आपने बाहर कॉमन ले लिया, इधर से आपने x को कॉमन ले लेना है तो बाकी बचेगा 3b प्लस c, x कॉमन लेने के बाद बाकी रह जाएगा 3b प्लस c, x कॉमन है, जबकि कांस्टेंट टर्म्स को आपने एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आपने देखा कि राइट साइड पे तीन टर्म्स बन रही हैं, एक टर्म जिनमें x स्क्वायर आ रहा है, एक टर्म जिसमें x है और एक टर्म जिसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है दोनों। तो अब आपने लेफ्ट साइड पे भी आपने इसी तरह तीन टर्म बना देनी है, एक टर्म x स्क्वायर वाली हो, एक x वाली, एक कांस्टेंट। अब आपके पास तो यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म मिस है तो आपने खुद से ही उसको ऐसे ऐड कर लेना है, 0x का स्क्वायर, ये चीज आपने खुद से ले लेनी है, 0 ही रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 3x माइनस 11 एज इट इज। ये हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि तीन टर्म जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं और तीन ही टर्म राइट साइड पे हैं। अब हम कहेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, दोनों साइडों पे हम किस किस के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, एक x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, x के कोएफिशिएंट्स का कंपेयर करेंगे और इनके अलावा कांस्टेंट टर्म्स का भी हम दोनों साइडों पे कंपैरिजन करेंगे। कांस्टेंट टर्म्स जब कंपैरिजन करेंगे तो फिर क्या होगा, इधर से x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर नहीं लिखना था, सिर्फ कोएफिशिएंट यानी a प्लस b इधर वाले 0 के इक्वल आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आपने 3 का नाम दे देना है क्योंकि पहले दो इक्वेशन आप पहले बना चुके हैं, फिर कॉमा x का कोएफिशिएंट 3b प्लस c, ये इक्वल टू आएगा x के कोएफिशिएंट 3 के, और इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है a प्लस 3c, ये लेफ्ट साइड वाली कांस्टेंट टर्म -11 के इक्वल आ जाएगा, माइनस आपने साथ ही लिखना है। इक्वेशन 3 ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी और इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देना है।
अब आपके पास ऑलरेडी जो वैल्यू आई थी वो a की आई थी। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में a की जगह -2 रिप्लेस कर दें तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो यहीं पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी a की जगह वैल्यू -2, ये a की जगह -2 पुट कर दिया, b एज इट इज इक्वल टू 0। तो हेंस जो b की वैल्यू आएगी वो इधर 0 में जाके 2 प्लस हो जाएगा, तो आंसर 2 ही आएगा। तो b की वैल्यू आ गई। अब आपने b की वैल्यू आ चुकी, a की आ चुकी, अब c की वैल्यू लेनी है। अगर इक्वेशन 4 में ये b की वैल्यू 2 यहां रिप्लेस कर दें इक्वेशन 4 में, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो पुट करते हैं b की जगह ये 2, b की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 3 ऐसे ही b की वैल्यू 2 प्लस c इज इक्वल टू 3, 3 to the 6 प्लस c is equal to 3, c is equal to 3 minus 6, तो c is equal to आएगा -3। अब आपने ये तीनों वैल्यूज a, b और c की इक्वेशन नंबर a में पुट कर देनी है और आपके पास इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो फाइनली रिसीव हो जाएगी। पुट कर देते हैं ये ऑल वैल्यूज इक्वेशन नंबर a में, तो क्या होगा फिर, ये आएगा 3x -11 ओवर x plus 3 into x square plus 1 इज इक्वल टू, अब पहले a था तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी, तो ये आएगा -2 ओवर x plus 3, फिर प्लस, अब आपके पास जो b की वैल्यू है वो आई है +2, तो यहां पे 2 आ जाएगा, 2x, उसके बाद जो c की वैल्यू आई है हमारे पास -3 आई है, तो ये 2x -3 ओवर में x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी। तो ये जो दो फ्रैक्शंस मिली हैं ये दोनों इस गिवन जो हमें इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन थी, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी, ये दोनों इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। ये आपने ये जो मेथड पढ़ा है ये किस तरह की रैशनल फ्रैक्शन के लिए था, एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में एक फैक्टर लीनियर था और एक फैक्टर नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक था, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे दो कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर उसी तरह से इसको फर्दर लेके चले तो आपके पास इसकी दो ये पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हुई हैं। यानी हमने क्या किया है, आपने इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन या इस रैशनल फ्रैक्शन को इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपने इसको अपने क्लास वर्क के रजिस्टर पे रीड करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, मेथड को फॉलो करना है, यही चीज आपने बार बार रिपीट करते रहना है। अब आपके पास होमवर्क में जो क्वेश्चंस हैं, अब इसकी आपकी इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस आने थे। हाफ एक्सरसाइज जो थी वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाई जानी थी, लेकिन इन 4 क्वेश्चन में जब आप बुक खोलेंगे, इसको गौर से देखेंगे तो चारों क्वेश्चन में इसी तरह की जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो दी गई है कि उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है एक लीनियर है और एक नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। इतने ही स्टेप्स, यही मेथड जो है वो उन चारों क्वेश्चंस के ऊपर जो है अप्लाई होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बड़े बेहतर तरीके से समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो बकिया तीनों क्वेश्चन जो हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो उसमें क्वेश्चन 2
3 and 4। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर पे नीट भी करना है, होमवर्क की डेट लगा के होमवर्क को एज ए होमवर्क। तो ये क्वेश्चन आपने इस मेथड को फॉलो किया है। अब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक मेथड रह जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अब उम्मीद है आप लोग इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि आगे हायर क्लासेस में भी आपको नजर आते हैं, एफएससी, बीएससी, एमएससी वगैरह में। तो अभी अगर आपको इनका मेथड क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट कभी भी आपको इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।